नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, भारत दुनिया से कह रहा है कि हमारे साथ व्यापार कीजिए। यूरोपीय संघ हो, अमेरिका हो या फिर EFTA कंट्रीज, भारत नए ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, नए बाजार खोलने की कोशिश हो रही है। सरकार एक्सपोर्टर्स से कह रही है कि दुनिया में जाइए, नए बायर्स खोजिए, नए ऑर्डर्स लेकर आइए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाइए। और जो भारतीय राइस एक्सपोर्टर्स हैं वो यही कर रहे हैं, बायर्स खोज रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर्स ला रहे हैं, राइस कंसाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल है कि अगर ऑर्डर मिलने के बाद वही माल भारत के पोर्ट पर हफ्तों तक खड़ा रह जाए, वेसल का इंतजार करता रहे, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? और यही सवाल गुजरात के कांडला यानी कि दीनदयाल पोर्ट से उठ रहा है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के मुताबिक कांडला में राइस कार्गो की क्लियरेंस और मूवमेंट में देरी लगभग 40 दिनों तक पहुंच चुकी है। यदि किसी एक्सपोर्ट कार्गो को इतने लंबे समय तक मूवमेंट का इंतजार करना पड़े तो यह केवल एक पोर्ट की लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं रह जाती, यह भारत के एक्सपोर्ट मॉडल पर सवाल बन जाती है। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है, एग्रीमेंट एक्सपोर्ट नहीं है, ऑर्डर एक्सपोर्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपोर्ट नहीं है और माल का पोर्ट तक पहुंच जाना भी एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट तब है जब माल तय समय पर भारत से निकलकर विदेशी बायर तक पहुंच जाए। अगर आखिरी कड़ी टूट गई तो बाकी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। एक बार एक्सपोर्टर की जगह आप खड़े होकर देखिए तो सही, एक विदेशी बायर ने ऑर्डर दिया। अब एक्सपोर्टर को राइस खरीदना है, मिलिंग और प्रोसेसिंग करानी है, ग्रेडिंग और पैकेजिंग करनी है और वेयर हाउस से माल निकालकर पोर्ट तक पहुंचाना है, कंटेनर लेना है, शिपिंग लाइन से बुकिंग करानी है, वेसल का इंतजार करना है, लोडिंग करनी है और फिर माल विदेश जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पैसा लगा है और अक्सर यह पैसा एक्सपोर्टर की जेब में पड़ा हुआ आइडल कैश नहीं होता। वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है, बैंक का फिनांस लगा हुआ है, बोरोड कैपिटल लगी हुई है, यानी एक्सपोर्टर ने अपनी कैपिटल को माल में बदल दिया है। अब सोचिए, वह माल पोर्ट पर खड़ा है, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और ये डिले बढ़ते बढ़ते 40 दिन तक पहुंच जाता है। तो एक्सपोर्टर की सेलिंग प्राइस शायद वही है, लेकिन उसकी कॉस्ट हर दिन बढ़ रही है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा पेन है। एक्सपोर्टर ने बायर से जिस प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट किया था वह प्राइस अब आसानी से बदलने वाला नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट चलता रहता है, कैपिटल ब्लॉकेज बढ़ता रहता है, स्टोरेज और हैंडलिंग की कॉस्ट बढ़ सकती है, कंटेनर से जुड़े चार्जेस का एक्सपोजर बढ़ सकता है, वेसल डिले का असर पड़ सकता है। यानी जिस मार्जिन के साथ एक्सपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वह मार्जिन हर गुजरते दिन के साथ छोटा होता चला जाता है, श्रिंक होता चला जाता है। एक्सपोर्टर की इनकम फिक्स्ड है, लेकिन डिले होने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ती रहती है। इसलिए एक्सपोर्टर के लिए समय सिर्फ समय नहीं है, हर अतिरिक्त दिन उसके लिए इंटरेस्ट का बढ़ता बोझ है, हर अतिरिक्त दिन कैपिटल की ब्लॉकेज है, एवरी एक्स्ट्रा डे इज एडिशनल कॉस्ट फॉर हिम और हर अतिरिक्त दिन उसके प्रॉफिट पर एक और हथौड़ा है। अब इसको एक दूसरे एंगल से देखिए। इंडस्ट्री में वेसल वेटिंग के दौरान डिमरेज चार्जेस कई मामलों में हजारों डॉलर प्रतिदिन तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर वेसल पर $15,000 पर डे का डिमरेज लागू हो और वेसल 40 दिन बर्थ का इंतजार करे तो कैलकुलेशन सीधी है। $15,000 इंटू 40 डेज इज इक्वल टू $600,000 यानी कि $6 लाख और आज करीब 95 रुपए 70 पैसे प्रति डॉलर की एक्सचेंज रेट पर यह रकम लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपए बैठती है। 40 दिन की वेटिंग का यह इकोनॉमिक बर्डन आखिर किसकी जेब से जाता है? और यदि वेसल भारत के अलावा किसी अन्य देश का है जो अमूमन दूसरे देशों के ही होते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा घट जाता है। यानी जहाज सिर्फ पोर्ट पर नहीं रुका, पैसा भी रुका, कैपिटल भी रुकी, मार्जिन भी रुका और तो और फॉरेन एक्सचेंज भी घटा और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट की सर्टेनिटी भी रुक गई। कांडला की कहानी में एक और सवाल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दीनदयाल पोर्ट में कुल 16 बर्थ्स हैं, जी हां 16 बर्थ्स, और इनमें से 3 बर्थ पहले ही प्राइवेट ऑपरेटर्स को दी जा चुकी हैं। अब कुछ और बर्थ्स को प्राइवेट हैंड्स में देने की प्रक्रिया और प्रस्तावों की चर्चा है। यदि बताया जा रहा है प्रस्ताव अपने मौजूदा स्वरूप में लागू होते हैं तो कुल 7 बर्थ प्राइवेट कंट्रोल या लीज स्ट्रक्चर में चली जाएंगी, यानी कि 16 में से 9 बर्थ
एक्सपोर्ट कंट्रोल साइड पर बचेंगी। दोस्तों यहां सवाल प्राइवेट पार्टिसिपेशन के खिलाफ खड़ा करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन असली सवाल वह है नहीं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन गलत है या सही, यह बहस बिल्कुल अलग है। सवाल यह है कि कुल इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है, पब्लिक एक्सेस वाली ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी बच रही है, और एक्सपोर्टर के लिए बर्थ अवेलेबिलिटी कितनी बेहतर हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या वेटिंग टाइम घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। क्योंकि भारत को आने वाले वर्षों में कम नहीं ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, और अगर एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ेगा तो पोर्ट्स पर प्रेशर भी बढ़ेगा। ऐसे में केवल यह देखना काफी नहीं होगा कि कितनी बर्थ प्राइवेट हैं और कितनी पब्लिक। हमें यह देखना होगा कि कुल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी और एक्चुअल कार्गो मूवमेंट की स्पीड कितनी बढ़ रही है। आखिर प्राइवेट मॉडल का फायदा किसे है, यहां पर एक ब्लंट क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से पोर्ट कैपेसिटी बढ़ती है, मॉडर्न इक्विपमेंट आता है, टर्न अराउंड टाइम घटता है और एक्सपोर्टर की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन देश के लिए फायदेमंद है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर ओनरशिप या कंट्रोल का स्ट्रक्चर बदलता जाए और एक्सपोर्टर को फिर भी बर्थ के लिए इंतजार करना पड़े, वेसल खड़े रहें, डिमरेज एक्सपोजर बढ़ता जाए और उसका वर्किंग कैपिटल फंसा रहे, तो फिर पॉलिसी की सफलता को केवल इन्वेस्टमेंट के आंकड़े से नहीं मापा जा सकता, उसे एक्सपोर्टर के बचाए गए समय और पैसे से मापना होगा। क्योंकि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मकसद सिर्फ जहाज संभालना नहीं है, उसका असली मकसद है देश का माल समय पर दुनिया तक पहुंचाना। और अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर है कि बायर का भरोसा। फॉरेन बायर ने इंडिया से माल इसलिए खरीदा है क्योंकि उसे भरोसा है कि इंडिया उसे तय समय पर माल देगा। इंटरनेशनल ट्रेड में प्राइस जरूरी है, क्वालिटी जरूरी है, लेकिन रिलायबिलिटी भी एक कमोडिटी है। अगर इंडियन एक्सपोर्टर ने बायर से शिपमेंट की तारीख कमिट की और पोर्ट कंजेशन के कारण शिपमेंट समय पर नहीं निकली, तो बायर की अपनी सप्लाई चेन प्रभावित होगी और उसे वेयर हाउस प्लानिंग बदलनी पड़ सकती है, उसे दूसरे सोर्स से माल खरीदना पड़ सकता है, उसे एडिशनल कॉस्ट उठानी पड़ सकती है। और फिर सवाल सिर्फ आज के ऑर्डर का नहीं रहेगा, वह अगला ऑर्डर किसे देगा, यही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि दुनिया में राइस बेचने वाले सिर्फ भारत नहीं है, वियतनाम है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है और दूसरे ओरिजिन भी हैं। बायर के पास ऑप्शन है। अगर इंडिया बार बार डिलीवरी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता तो बायर अल्टरनेटिव सप्लायर खोज सकता है। इसलिए एक डिलेड शिपमेंट का नुकसान सिर्फ एक इनवॉइस का नुकसान नहीं है, यह फ्यूचर बिजनेस रिलेशनशिप का रिस्क है। दोस्तों भारत ने 2030 तक 1 ट्रिलियन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। नए ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मार्केट एक्सेस बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रही है, सरकार एक्सपोर्टर्स से कह रही है कि दुनिया के हर बड़े मार्केट में जाइए। लेकिन सवाल बहुत सीधा है, क्या हमारे पास उन ऑर्डर्स को समय पर बाहर भेजने की कैपेसिटी भी है? क्योंकि $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट केवल एग्रीमेंट से पूरा नहीं होगा। आप दुनिया के हर देश के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए, ट्रेड डेलीगेशंस भेज दीजिए, बायर मीटिंग्स कर लीजिए, मार्केटिंग भी कर लीजिए, ऑर्डर भी ले आइए, लेकिन अगर ऑर्डर मिलने के बाद माल पोर्ट पर खड़ा है, वेसल बर्थ का इंतजार कर रहा है, कंटेनर उपलब्ध नहीं है या कार्गो मूवमेंट धीमी है, तो एक्सपोर्ट कैसे होगा? क्या हम $1 ट्रिलियन का माल बेचने की क्षमता बना रहे हैं या $1 ट्रिलियन का माल भेजने की भी क्षमता बना रहे हैं? यही असली सवाल है। दोस्तों 2025-26 में भारत ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए का बासमती राइस और लगभग 52,000 करोड़ रुपए का नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया है। यानी दोनों मिलाकर अगर आप देखें तो आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बैठता है। और यह कोई छोटा एग्रीकल्चरल ट्रेड सेगमेंट नहीं है, यह भारत के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में योगदान देने वाला बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है। तो अगर इतने बड़े सेक्टर का कार्गो लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक में फंसता है तो नुकसान केवल एक्सपोर्टर की बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देता, फॉरेन एक्सचेंज
इनफ्लो डिले हो सकता है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस प्रभावित हो सकती है और इंडिया की ग्लोबल सप्लायर क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ सकता है। इसलिए दोस्तों समाधान पर बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम समाधान पर बात नहीं करेंगे तब तक मामला सुधरेगा नहीं। क्या राइस एक्सपोर्ट के लिए भारत को कुछ अलग लॉजिस्टिक्स आर्किटेक्चर की जरूरत है? यह सवाल राइस एक्सपोर्टर्स को स्पेशल प्रिविलेज देने का नहीं है। यह सवाल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोर्ट एम्बिशन के बराबर बनाने का है। तुरंत नया पोर्ट बना देना शायद पहला समाधान नहीं है, लेकिन कांडला और मुंद्रा जैसे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स पर राइस और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कार्गो के लिए प्रायोरिटी या फिर टाइम बाउंड बर्थिंग मैकेनिज्म की फिजिबिलिटी क्यों नहीं देखी जा सकती? क्या एक इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट टर्मिनल नहीं बनाया जा सकता, जहां वेयरहाउस, कंटेनर, कस्टम्स, इंस्पेक्शन, स्टफिंग, वेसल लोडिंग एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में हो? और अगर आने वाले वर्षों में राइस एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते हैं तो क्या भारत को डेडिकेटेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हब की फिजिबिलिटी पर विचार नहीं करना चाहिए? यह सिर्फ राइस के लिए भी नहीं हो सकता, राइस के साथ व्हीट, पल्सेस, शुगर और दूसरे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि समस्या आज की नहीं कल की भी है। आज अगर 16 बर्थ्स में से 7 प्राइवेट कंट्रोल या लीज स्ट्रक्चर में जाती हैं और पोर्ट कंट्रोल साइड पर सिर्फ 9 बर्थ्स बचती हैं, तो सरकार और पोर्ट अथॉरिटीज को यह देखना होगा कि आने वाले वर्षों में बढ़ते एक्सपोर्ट कार्गो को संभालने के लिए इफेक्टिव कैपेसिटी पर्याप्त है या नहीं। क्योंकि भारत का टारगेट कार्गो कम करना नहीं है, कार्गो बढ़ाना है। भारत का टारगेट एक्सपोर्ट्स घटाना नहीं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है। भारत का टारगेट फॉरेन एक्सचेंज कम करना नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी भी उसी दिशा में बढ़नी चाहिए। भारत को $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट सिर्फ कागज पर नहीं चाहिए, उसे ऐसा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम चाहिए जिसमें ऑर्डर मिले, माल बने, कंटेनर मिले, बर्थ मिले, वेसल समय पर लोड हो और शिपमेंट समय पर बायर तक पहुंच जाए। क्योंकि दुनिया से एग्रीमेंट करना एक्सपोर्ट पॉलिसी का पहला कदम है, लेकिन उस एग्रीमेंट से आया माल समय पर भारत से बाहर निकलना ही उसकी असली परीक्षा है। और ग्लोबल ट्रेड में सबसे महंगी चीज सिर्फ फ्रेट नहीं है, सबसे महंगी चीज है भरोसा खोना। अगर आज इंडियन एक्सपोर्टर बायर को डिलीवरी डेट देता है और कल वह डिलीवरी पोर्ट कंजेशन की वजह से पूरी नहीं कर पाता, तो बायर के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि इंडिया का राइस कितना सस्ता है, सवाल होगा क्या इंडिया समय पर माल पहुंचा सकता है? और अगर उस सवाल का जवाब कमजोर पड़ गया तो फिर भारत को सिर्फ एक शिपमेंट नहीं, आने वाले कई ऑर्डर्स की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि भारत के पास एक्सपोर्ट करने के लिए माल है या नहीं। माल है, बायर है, ऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरेन डिमांड है। सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे पोर्ट्स उस माल को समय पर भारत से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर माल पोर्ट पर ही खड़ा रह गया तो एग्रीमेंट कागज पर रहेगा, ऑर्डर सिस्टम में रहेगा और एक्सपोर्टर का पैसा माल में फंसा रहेगा, लेकिन एक्सपोर्ट इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। आज सिर्फ कांडला पोर्ट पर लगभग 15 वेसल्स चावल को उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए बर्थ के इंतजार में खड़े हैं और राइस एक्सपोर्टर्स प्रतिदिन अपनी बढ़ती लागत और घटते मुनाफे को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर रहा है। सरकार को तुरंत जागना होगा, अन्यथा ऐसे में $1 ट्रिलियन का सपना तो अधूरा रहेगा ही और उसके साथ साथ 2047 का विकसित भारत का टारगेट कहीं और आगे ना खिसक जाए। यही थी आज की बिग पिक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।